मम्मी कहीं जा रही हो क्या आप? आज बड़ी अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हुई हो। अरे बेटा, आज अपनी सहेलियों के साथ गंगा दर्शन के लिए जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। क्या? अच्छा, नाश्ता बना दिया ना आपने मेरा? अरे बेटा, नाश्ता कैसे बनाऊंगी, मुझे तैयार होने में ही काफी समय लग गया। अभी तो ऐसा कर, कुछ अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लेना। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको पता है ना, नाश्ता तो मुझे आपके हाथ का ही चाहिए होता है। अच्छा, तो तेरे लिए समोसे मंगवा देती हूँ, आज चाय समोसा खा ले। हैं? अरे आपको कौन सा ट्रेन में जाना है? गाड़ी से तो जा रहे हो ना, 1 घंटे बाद निकल जाना। अभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर जाओ, मेरा बाहर का कुछ खाने का मन नहीं है। बेटी की जिद को देखते हुए रोशनी जल्दी से रसोई में जाती है और आलू काटकर उससे फ्रेंच फ्राइज बनाने लगती है। आपको पता है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। थैंक यू सो मच। मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हूँ, लेकिन तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा नहीं है। अरे ये फ्रेंच फ्राइज बाहर रेस्टोरेंट में नहीं मिलते क्या? कभी कभार तो बाहर से भी कुछ मंगवा कर खा सकते हो ना। तुम्हारे इस चाय नाश्ते के चक्कर में मैं कहीं पर आना जाना छोड़ दूं क्या? एक तो वैसे भी मैं कहीं कभी जाती नहीं हूँ, और जब कभी अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना लो तो सबसे पहले तू ही बीच में अड़ंगा लगाना चला आता है। अरे मम्मा, मैंने कौन सा आपको जाने से रोका है? मेरा नाश्ता बन गया, अब आप खुशी खुशी जाओ। हद है, कभी कभी तो मन करता है इन बाप बेटे को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। जब 4 दिन खुद से संभालेंगे ना, तब अकल ठिकाना आएगी। अरे भगवान, अब अकेले में ऐसे बड़बड़ाने से क्या होगा? तुमने ही तो घर का खाना खाने की आदत डाली है ना। जब बचपन में वो बाहर का कुछ खाने के लिए कहता था तो तुम ही कूद कर सामने आ जाती थी। नहीं नहीं नहीं, बाहर का नहीं, मैं घर में बना देती हूँ। अब जो बीज बोया है उसका फल तो काटना पड़ेगा, ऐसे चिड़चिड़ाने से क्या होगा? अरे तो क्या बुरा कर दिया? तब ये बच्चा था, उसका शरीर कमजोर था, बाहर की चीज उसे नुकसान ना करे, इसके लिए मैंने हर चीज घर में बनाकर खिलाई। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना कि 25 साल का होने के बाद भी वो माँ की उंगली पकड़कर बैठा रहे। अरे भाई, अपने बेटे को बाद में कोस लेना, अभी तुम फटाफट निकलो। तुम्हारी सहेलियां वेट कर रही होगी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें छोड़कर अकेले गंगा स्नान करने निकल जाए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। ठीक कहा आपने। रोशनी अपनी सहेलियों से मिलने के लिए घर से निकल गई। ये लो आ गई रोशनी। अरे भाई, तेरे घर की घड़ी खराब है या तूने कसम खा रखी है हर प्रोग्राम का सत्यानाश करवाने की? टाइम देखा है कितना हो रहा है? अरे अब क्या बताऊं तुझे अपने घर की राम कहानी। बेटे का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पूरा दिन घर में रहता है। खाने के अलावा कम से कम 3 बार नाश्ता चाहिए उसे, और वो नाश्ता बाहर की बनी चीज से नहीं, घर के बने स्नैक्स से ही होना चाहिए। इस बात की जिद पाल रखी उसने। अरे मैं तो बिल्कुल समय से तैयार हो गई थी और निकलने ही वाली थी कि रोमी रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। कहने लगा पहले उसके लिए कुछ नाश्ता बना दूं। अब क्या करती, जल्दी जल्दी उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना कर आ रही हूँ। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरा बेटा अभी 5 साल का ही हो। उसने जिद की और तू कढ़ाई लेकर उसकी पसंद का खाना बनाने बैठ गई। 25 साल का हो गया तेरा रोमी, कल को बहू आएगी तब भी ऐसे ही पल्लू पकड़कर घुमाएगी अपना। अरे मुझे कौन सा पल्लू पकड़वा कर अपने आगे पीछे घुमाने में मजा आ रहा है, लेकिन ये रोमी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। कुछ दिन बाद शाम के 6 बज रहे थे। रोमी ऑफिस से घर आया तो देखा घर पर माँ नहीं है। अरे मम्मा, कहाँ हो आप? बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, कब चाय बना दो ना। अरे बेटा, मैं तो दुग्गल साहब के यहाँ सुंदर कांड में आई हुई हूँ। 2 मिनट का काम है, 1 कप चाय बना ले, कितनी देर लगती है? मम्मा, आपको पता है ना, खाली चाय मैं पी नहीं सकता, मुझे थोड़ा नाश्ता भी तो चाहिए ना। अकेले कैसे मैनेज करूंगा मैं? अच्छा ठीक है, तू चाय तो चढ़ा, मैं तेरे लिए स्प्रिंग रोल ऑर्डर कर देती हूँ, तुझे पसंद है ना? पता तो आपको ये भी है मम्मा कि मुझे बाहर का नाश्ता नहीं करना होता, लेकिन फिर भी आप बार बार वही बात करती हो। आप ऐसा करो, फाफड़े बना दो मेरे लिए। वैसे भी सुंदरकांड कौन सा आधे घंटे में खत्म होने वाला है, अभी तो कई घंटे चलेगा। आप फटाफट से आ जाओ और बनाकर चले जाओ। आपको 10-15 मिनट लगेंगे बस, प्लीज मम्मा। बेटे की बात सुनकर रोशनी को सुंदरकांड के बीच से वापस घर आना पड़ता है और उसे चाय नाश्ता बनाकर देना पड़ता है। अब तो हद ही हो गई, पानी सर से ऊपर बह रहा है। परेशान हो गई उस लड़के की जिद के आगे। देखिए बस बहुत हो गया आपके बेटे का लाड प्यार, अब कोई लड़की देखो इसके लिए। बहुत बना लिया मैंने फाफड़ा और स्प्रिंग रोल, अब इसकी पत्नी आए और संभाले। मुझे अब इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, जवान हो गया है, शादी की उम्र हो गई है और नौकरी भी करने लगा है, और क्या चाहिए। मैं चलाता हूँ बात। जैसे ही रोमी को पता चलता है कि घर में उसकी शादी को लेकर बातें चल रही है, वो दीपा के बारे में मम्मी पापा को बता देता है। मैं और दीपा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, आप एक बार मिलकर देखो ना, आपको भी बहुत पसंद आएगी वो। अब तो पहले से सब पसंद करके बैठा है, तो मेरे पसंद नापसंद से फर्क क्या पड़ता है? अच्छा चल ठीक है, ले आना उसे, हम भी मिल लेंगे।
जल्दी ही रोशनी दीपा के परिवार से मिलकर उनके रिश्ते की बात करती है और इस तरह दीपा के साथ रोमी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर दीपा दुल्हन बनकर रोशनी के घर पहुंच गई थी, शादी के 1 सप्ताह के बाद। दीपा बेटा, वैसे तो तुम दोनों की लव मैरिज हुई है, अपनी पसंद नापसंद के बारे में सब पहले ही बता दिया होगा रोमी ने तुम्हें। हाँ माँ जी, काफी कुछ तो पता है और बाकी साथ रहते रहते पता चल ही जाएगा। और आप भी तो हो यहाँ। हाँ बेटा, बाकी तो मैं हूँ ही तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए। तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से शुरू करते हैं। अभी तक तो ये सब मैं बनाती थी, अब मैं खड़े होकर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगी और तुम बनाओगी। तुम पत्नी हो तो तुम्हें ये सब जरूर आना चाहिए इसलिए आज से ये सब सीखना शुरू कर दो। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, ये सब मतलब क्या? अरे बताइए, इतने दिनों से मिलजुल रहे हो लेकिन काम की एक बात नहीं बताई उसने तुम्हें। नमक पारे, मठरी, फाफड़ा, थेपला, ये वो नाश्ता है जो हम बनाकर कुछ दिन स्टोर कर सकते हैं। शाम के समय में चाय के साथ रोमी यही सब खाता है। दिन में 2-3 बार नाश्ता चाहिए होता है उसे। वो सब मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगी। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आज तो हम लोग हनीमून के लिए निकल रहे हैं ना। हमारी फ्लाइट 3 घंटे बाद है, तो ये सब कुछ मैं आकर सीख लूंगी, जल्दी क्या है। अरे बेटा, ये सब मैं आज इसलिए तो बना रही हूँ क्योंकि तुम्हें आज निकलना है। अब बातों में समय वेस्ट मत करो, फटाफट से काम पर लग जाओ। जाने से पहले रोमी का 3 वक्त का नाश्ता बनाकर पैक कर लो ताकि ट्रिप पर तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अरे माँ जी, बेकार में परेशान हो रही हैं आप। हनीमून पर जा रहे हैं हम लोग और आजकल होटल में सब कुछ मिलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये तो मुझे भी पता है, बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरा बेटा बाजार में मिलने वाली चीज खाता नहीं है, यही तो दिक्कत है। और 5 दिन को जा रहे हो तुम लोग, 5 दिन में तो सूख कर छुआरा हो जाएगा मेरा बच्चा। उसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है। मैं उसकी माँ हूं ना, मैं तुझे बता रही हूँ, तू फटाफट से बस काम में लग जा। माँ जी, अभी तो मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, ये सब करने का टाइम कहाँ है मेरे पास। अरे तो रुक जा, तेरी चिंता मैं अभी दूर कर देती हूँ। रोशनी रोमी को आवाज लगाती है। रोमी बेटा, तेरे नाश्ते का इंतजाम दीपा और मैं कर रहे हैं। तू ऐसा कर, कमरे में जाकर सामान पैक कर ले। ये बेचारी अकेले क्या क्या मैनेज करेगी। मम्मी जाने दो ना, ठीक तो बोल रही है वो। ये नाश्ता वगैरह हम बाहर से देख लेंगे, अभी उसे अपनी ट्रिप की तैयारी करने दो। आप भी कहाँ किचन में फंसा रही हो? है? अरे बेटा, ये कौन सी जुबान बोल रहा है? भूल गया कैसे मैं कहीं भी जाने से पहले तेरे लिए सब बनाकर पैक करके जाती थी। तब तो तूने कभी बड़ा दिल करके ये नहीं कहा, मम्मी आप चले जाओ, मैं बाहर से सब मैनेज कर लूंगा। अभी तेरी वाइफ आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे बेटे के सारे शौक और ख्वाहिश दम तोड़ देंगे। बल्कि तू तो खुश हो जा, अब तेरे शौक पूरे करने वाले इस घर में 1 नहीं 2-2 लोग हो गए। अभी तो तुझे नाश्ते की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। दीपा के बार बार कहने पर भी रोशनी ने उसकी एक ना सुनी और जल्दी जल्दी नमक पारे, मठरी, खाखड़ा, फाफड़ा, ड्राई फ्रूट भून कर पैक करवा दिया। माँ जी, इतना सारा डब्बा दे रहे हैं आप? अरे 5 दिन के लिए तो जा रहे हैं हम, जिसमें से 2 दिन तो आने जाने में बीत जाएंगे। क्या जरूरत है इन सब की? और फिर फ्लाइट पर सामान ले जाने की लिमिट होती है, पूरा बैग इन चीजों से भर लेंगे तो बाकी का सामान कहाँ रखेंगे? अरे बेटा, आप क्या नाप तोल के खाएगा मेरा बच्चा? जब घर में सब बना हुआ रखा है तो साथ में क्यों ना भेजू? बहू अभी नई आई है, उसे कुछ पता नहीं है। बेटा तू ऊटी पहुंचकर खूब एंजॉय करना और जमकर खाना, ठीक है बेटा? खूब खुश रहो। बच्चों की बात सुने बिना रोशनी ने सब पैक करवाकर उन्हें रवाना कर दिया। 2 घंटे बाद बेटा एयरपोर्ट पहुंच गया है? हाँ मम्मी, बस वेट कर रहे हैं, आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट होगी, अभी चाय पी रहे थे। हाय राम, बिना नाश्ते के चाय पी रहा है मेरा बच्चा, गैस हो जाएगी। बहू वो नाश्ता निकालना, किस लिए बनाया था इतना सब? हम खा लेंगे माँ जी, आप परेशान मत होइए। अरे मैं नहीं तो कौन परेशान होगा, मैं माँ हूँ और आज तक मैंने ही तो उसका ख्याल रखा है, मुझे तो चिंता होगी। देख बहू, ऐसा चलेगा नहीं, तू अभी के अभी डब्बा खोल, मैंने सब पैक करवाया था ना। खोल लो यार नाश्ता, मम्मी परेशान हो रही है। ठीक है, खोल रही हूँ। अच्छा लगता है क्या एयरपोर्ट पर डब्बा खोल के नमक पारे खाने में? अरे छोड़ो ना यार। दोनों बेटे बहू को नाश्ता करते देख रोशनी ने फोन काट दिया। 3 घंटे बाद बेटा प्लेन लैंड हो गया, पहुंच गया ना अच्छे से? हाँ मम्मी जी, होटल पहुंच गए, थकान हो गई है, चेंज करके कॉल करती हूँ। हाँ बेटा ऐसा करो, 2 चाय मंगवा लो, साथ में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स का नमकीन बना कर दिया है ना, वो निकाल लेना, ताकत भी मिल जाएगी और मन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी को चिंता हो रही होगी हमारे यहाँ ना, पहली बार इतनी दूर आया हूँ। पता है मम्मी तो अकेली इतना दूर भेज ही नहीं रही थी, फिर मेरी शिल्पा मौसी है ना, उन्होंने समझाया तब जाकर मानी मम्मी। हाँ दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है मम्मी जी को। हर 2 घंटे में नाश्ता करवाने के लिए फोन मिला देती है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है मम्मी जी को भी साथ ले आना चाहिए था।
बाहर की चाय पीकर सासू माँ की बेबी की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? नाश्ता तो हम लाए ही हैं, वो साथ रहती तो चाय भी यहीं बनाकर पिला देती। क्यों, ठीक कहा ना? अरे कम ऑन यार, नाराज मत हो। हम लोग यहाँ हनीमून पर आए, यहाँ तो ये सब बातें मत करो। यहाँ तो बस तुम और मैं है, हमारे बीच कोई तीसरा नहीं, ठीक कहा ना? तभी रोमी का फोन बज उठता है। हमारे बीच है ना, तुम्हारे ये नाश्ते के डिब्बे जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हाँ मम्मी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तेरे पापा के लिए चाय बनाई थी तो तेरी बहुत याद आ गई, सोचा पूछ लूं तेरी चाय आई कि नहीं। बस आने वाली होगी, आप आराम से चाय पियो, मैं कॉल करता हूँ। तो जाने मन कहा था मैं। घुइया के खेत में। मेरा मूड ऑफ मत करो, मैं चेंज करने जा रही हूँ। तब तक तुम अपनी मम्मी के हाथ का नाश्ता ठूसो। वही तो करने आए ना हम यहाँ, कुछ भी मिस हो जाए, बस तुम्हारा 3 टाइम का नाश्ता मिस नहीं होना चाहिए। पत्नी को गुस्से में लाल पीला देख रोमी चुपचाप साइड हो जाता है। कुछ देर बाद दीपा फ्रेश होकर एकदम तरोताजा होकर कमरे में आ गई थी। सनसेट पॉइंट पर चलते ना, फिर वहीं डिनर भी कर लेंगे, क्या बोलती हो? साथ में हाथों में हाथ डालकर बैठेंगे और सूरज को ढलता देखेंगे। सो रोमांटिक है ना? चलो ठीक है, चलते हैं, लेकिन मैं ये डिब्बे लेकर नहीं जा रही। अरे मेरी जान, मम्मी कौन सा यहाँ आकर देखने वाली है? डब्बों को मारो गोली, जो खाना होगा बाहर ही खाएंगे। सोच लो, कहीं मम्मी को पता लग गया कि तुमने डब्बा साथ में नहीं रखा तो वो तुम्हें नाश्ता करवाने के लिए इंदौर से यहाँ ना आ जाए। अरे चलो भी। दोनों अभी सनसेट पॉइंट पर पहुंचे ही थे कि मम्मी का मैसेज रोमी के फोन पर आता है। कहीं घूमने जा रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ मम्मी, सनसेट पॉइंट पर आया है। हाँ ठीक है बेटा, नाश्ता लाया हो ना साथ में? मम्मी यार क्या बोल रहे हो? मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने आया हूँ, डब्बा लेकर घूमूंगा क्या? आप बिना बात के पीछे पड़ जाते हो। रोमी के मैसेज का माँ रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आधे घंटे का वक्त गुजर गया था। रोमी और दीपा हाथ पकड़े दूर पहाड़ों में सूरज को डूबते देख रहे थे। तभी रोशनी का कॉल आता है। अरे बेटा, कोई आदमी नजर आ रहा है क्या काली पैंट में? मम्मी कैसा आदमी? कौन सा आदमी? क्या बात कर रही हो आप? अरे बेटा देख लो ना, काली पैंट और पीली जैकेट में कोई होगा। अरे कौन आदमी, कुछ बताओगी क्या? अरे बेटा, तेरी शिल्पा मौसी रहती है ना ऊटी में, बस उनसे कहकर घर का बना ताजा खाना पोर्टर करवाया है, तू ले ले उससे। क्या क्या बात कर रही हो मम्मी? आप ऊटी में मुझे खाना पोर्ट करवा रही हो? अरे अब तो हद हो गई। अरे बेटा, इसमें हद जैसा क्या है? कुछ सोच समझ कर ही तो मैंने तुझे ऊटी जाने की परमिशन दी थी। अभी तो ये पोहा खाकर काम चला ले। दीदी से बात हो गई है, कल सुबह गर्मा गर्म आलू के पराठे तेरे होटल पहुंच जाएंगे। मम्मी आप ये सब क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त अकेले बिताने के लिए आया था। ये आलू के पराठे खाने के लिए जीवन पड़ा हुआ है। अभी आप बता दो, 50,000 खर्च करके मैं ऊटी आया हूँ, तो पहले अपनी पत्नी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर ले, या फिर बस 3 टाइम के नाश्ते का ही गणित हल करते रहे। अरे बेटा, तू तो नाराज हो गया। मुझे पता है वहां जाकर बाहर का खाना खाना पड़ रहा है ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है मेरे बेटे को। अरे मैं जानती हूँ, तुझे घर का खाना ना मिले तो तू ऐसे ही चिड़ा चिड़ा घूमता रहता है। ला दो बहू से बात करा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू देख लिया कैसे चिड़ा हुआ है ये लड़का। बस मैं जानती हूँ ना इसकी आदत, इसीलिए इसके नाश्ते की इतनी चिंता हो रही थी मुझे। तो इसका ख्याल रख, वरना तेरा इतनी दूर जाना बेकार हो जाएगा। ये लड़का ऐसे ही मुंह बनाए घूमता रहेगा। अच्छा इसकी छोड़, सुबह तुम लोग होटल में मत खाना, मैंने मौसी को बोल दिया है, वो किसी के हाथ भिजवा देगी नाश्ता। अरे मम्मी जी, ऐसे अच्छा लगता है क्या कि होटल में हम खाना घर से टिफिन में मंगवा रहे हैं? भगवान के लिए बख्श दीजिए हमें। 3 दिन में वापस आ रहे ना, तब आप जो चाहो बनाकर खिला देना, लेकिन अभी भगवान के लिए ये नाश्ता बंद कर दो आप। रोमी बेटा देख ले, अब तेरी माँ की यही इज्जत बची है। देखा कैसे आंखें दिखा रही है मुझे। मम्मी इसमें बुरा मानने जैसे क्या बात है? उसे कौन सी गलत बात कही है आपसे? और ये तो कॉमन सेंस की बात होती है ना कि बेटा बहू हनीमून पर गया है तो उन्हें थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है। अगर दिन भर आप फोन कर करके बस नाश्ता करती रहोगी तो इतनी दूर आने का मतलब ही क्या रह जाएगा? और आपके ये पराठे ही खाने थे मुझे, तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? मैं तो आपको बहुत समझदार मानता था, लेकिन आपने मेरा वहम तोड़ दिया। आपने तो गांव की देसी मम्मी को भी पीछे छोड़ दिया। बेटा बस एक ही दिन में मम्मी से परेशान हो गया। मैंने 2 दिन नाश्ता किया तो कैसे बुरा लग रहा है तुझे? मेरे फोन कर देने से तुम्हारी ट्रिप खराब हो रही है, और जो तू इतने सालों से कर रहा है उसके बारे में तेरा क्या कहना है? मैं कहीं भी रहूं तो यही करता था ना, मम्मी आकर बस नाश्ता बना जाओ। जैसे तू अपनी प्राइवेसी को एंजॉय करना चाहता है ना, वैसी ही प्राइवेसी मुझे भी चाहिए होती है।
जब मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताऊं या पूजा पाठ करूं। लेकिन तब तो तुझे अपने नाश्ते और चाय के आगे कुछ नजर ही नहीं आता था। अभी कैसे बाहर खाना खाने को तैयार हो गया? और जब मैं समझाती थी कि एक दिन के लिए बेटा बाहर से कुछ मंगा कर खा ले, तो तुम क्या जवाब देते थे? भूले तो नहीं हो ना? तुम्हारे पापा कहते थे मैंने आदत खराब की है तुम्हारी, तो बस मैंने सोचा खराब मैंने की है तो सुधारूंगी मैं ही। माफ कर दो मम्मी, आज तक आपको बहुत परेशान किया है, कभी आपकी पर्सनल स्पेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन अभी मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गुलमोहर सोसाइटी की बड़ी सी बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर बड़ा सा गुप्ता परिवार रहता था। हालांकि उनके घर में जितने कमरे थे उससे कहीं ज्यादा लोग रहते थे, यानी कि कमरे बस 2 और रहने वाले 8 लोग। बहुत नाइंसाफी है भाई। गनीमत थी कि हॉल था, वरना तो खैर। चलिए घर के अंदर का भी जायजा ले लिया जाए। मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है हार्दिक? मुझे पता है तूने कहीं छिपाया है, कल ही तेरी नजर थी उस पर। सीधी तरह दे दे वरना एक उल्टे हाथ का रख कर दूंगी कि सारी होशियारी भूल जाएगा। दे दे अनुष्का, सोच मत। वैसे भी इस मोटी चमड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल मेरी भी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, मम्मी ने ढूंढी तब जाकर मिली। छुपाई तो इसी ने होगी। तू बैठे बैठे आग मत लगा। और हर कोई बेचारे हार्दिक पर क्यों आ जाता है भाई? यहाँ हर गलत काम वही करता है क्या? घर में कबाड़ा ही इतना भरा है कि क्या चीजें क्या इंसान भी गुम हो जाए। बुआ, आप हार्दिक की बहुत साइड लेती हो। मुझे भी चाचू की तरह पूरा यकीन है कि चीजें वही छिपाता है। अच्छा, तू जासूस मत बन, मैं ढूंढ कर देती हूँ। वैसे तो इस कबाड़ खाने में कोई चीज ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। मैं तो चला भाई, तुम ढूंढने का काम जारी रखो। गुंजन को छोड़कर गुप्ता परिवार के किसी भी सदस्य को साफ सफाई की आदत नहीं थी। ऊपर से कंजूस भी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए टाइप के। गुंजन हॉल में चीजों को थोड़ा इधर उधर करके पेंसिल बॉक्स ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन निराश होकर हार्दिक से पूछती है, हार्दिक, कहीं तूने सच में तो अनुष्का का पेंसिल बॉक्स नहीं छुपाया है ना? देख, मुझे बता दे, वरना मैं आगे से कभी तेरी साइड नहीं लूंगी। हाँ, मैंने ही छुपाया है। कल वो नया खरीद कर लेकर आई थी और मुझे दिखाया तक नहीं। फिर क्या, वो जब खेलने गई तो मैंने छुपा दिया। तू भी ना, वो ट्यूशन से आएगी तो उसे वापस कर देना, उसे काम होगा ना। और तू चल बुक निकाल कर होमवर्क कंप्लीट कर। तभी वहां कमर पर हाथ रखकर मीनाक्षी बाहर आती है और सोफे पर बैठते हुए हार्दिक से कहती है, हार्दिक, जरा सामने वाली सीमा दादी जी के पास से मुझे बाम की डिबिया तो ला दे। हाय, बहुत कमर दर्द है। मम्मी, तुम्हारी डिबिया कहाँ गई? ये छोटी छोटी चीजें पड़ोसियों से मांगना अच्छा लगता है क्या? मेरी डिबिया खत्म हो गई है, कल मंगवा लूंगी। और फिर सीमा का जरा सा बाम ले लिया तो क्या बिगड़ गया? तू जा हार्दिक, भाग कर ले आ। शाबाश। हार्दिक को तो वहां से सटकने का मौका ही चाहिए था और वो भाग कर चला भी गया। बाम की डिबिया लेकर उसने तुरंत दादी को दी और हवा की तरह गुल हो गया। लो, भाग गया। होमवर्क के नाम से कितना कतराता है ये। बच्चा है बेचारा, आजकल तो खेलने खाने की उम्र में बच्चों पर किताबों का बोझ डाल देते हैं। नंबर ज्यादा नहीं लाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा? चल, तू मेरी कमर में बाम तो लगा दे जरा। मीनाक्षी वहीं सोफे पर लेट जाती है और गुंजन उसकी कमर में बाम लगाती है। कुछ देर में वहां उसकी भाभी मधु हॉल और किचन के बीच में लगे पर्दे से गंदे हाथ पोंछते हुए कहती है, मम्मी जी, मैंने दाल चावल और आलू बैंगन की सब्जी बना ली है, थोड़ा रायता भी बना लूं क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी सब चीजें तो है, जिस दिन सब्जी ना हो उस दिन रायता बनाया करो ना बहू। मधु अपने कमरे में चली जाती है और प्याज लहसुन की गंध से भरी साड़ी में ही बिस्तर पर लेट जाती है। बाहर दरवाजे पर बेल बजती है और गुंजन दरवाजा खोलती है। अरे सीमा आंटी, आइए। मम्मी, सीमा आंटी आई हैं। सोफे पर औंधी लेटी मीनाक्षी को जल्दी उठते नहीं आता, तो सीमा उसे लेटे रहने का इशारा करती है और सामान से भरे कमरे में बैठने की जगह ढूंढती है। गुंजन तुरंत एक कुर्सी पर रखे बच्चों के स्कूल के गंदे कपड़ों को समेटकर सीमा के लिए जगह बना देती है। यहाँ बैठ जाइए आंटी जी। तुम्हारे यहाँ तो जब भी आऊं यही नजारा देखने को मिलता है। मीनाक्षी बहन, तुम ही सबको काम पर लगाया करो ना। सब अपना अपना कबाड़, मेरा मतलब है कि सामान समेट ले तो ही घर साफ हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि घर कितना छोटा सा है और हम रहने वाले आधा दर्जन से ज्यादा। बताओ सामान कहाँ रखेंगे? सीमा को पता था कि इनके घर की ये हालत कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ये लोग तो जब से यहाँ रहने आए हैं तब से ऐसे ही कबाड़ और सामान में फर्क ना समझने वाले, गंदगी में रहने के आदी लोग हैं। फिर भी उसका मुंह फट स्वभाव उसे कमेंट करने पर मजबूर कर ही देता है। थोड़ी देर बैठकर, चलो मैं चलती हूँ, बातों बातों में 7:30 बज गए, पता ही नहीं चला।
सीमा अपने घर चली जाती है और मीनाक्षी गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। ये तो जब देखो तब भाषण देने के ही मूड में रहती है। अरे हमारा घर है भाई, हम कैसे भी रखे, अपना घर देखे ना जाकर। उनका घर तो हमेशा शीशे की तरह चमकता रहता है। अब ये फुसफुसाना बंद कर और बहू से टेबल लगाने के लिए कह दे। सब दुकान से आते ही होंगे, हार्दिक को भी आवाज लगा दे। सब आ जाते हैं और मधु टेबल पर खाना लगाती है। खाना रात के 10:30 निपटता है और नींद और आलस की भरी मधु खाने की जूठी प्लेट्स वैसे ही सिंक में छोड़ देती है और किचन भी बिना साफ किए सोने चली जाती है। आधी रात में बहुत प्यास लग रही है, किचन में से पानी पीकर आती हूँ। गुंजन जैसे ही किचन की लाइट ऑन करती है, उसकी नजर सिंक में पड़े जूठे बर्तनों और किचन की गंदी स्लैब पर पड़ती है, जहां ढेर सारे कॉकरोच इतने आराम से घूम रहे थे जैसे कि गार्डन में घूम रहे हो। बदबू और गंदगी को देखकर उसे उबकाई आ जाती है और वो उल्टे पांव लौट जाती है। छी छी छी, भाभी कितना गंदा रखती है किचन। वैसे मम्मी भी गंदा ही रखती थी, लेकिन भाभी तो उनसे भी 4 कदम आगे है। गुंजन बिना पानी पिए ही सो जाती है। सुबह जल्दी में मधु गंदे किचन में ही सबका नाश्ता और टिफिन बनाती है। दोपहर को काम वाली बाई मंगला आती है और मुंह को पल्लू से ढककर किचन में जाती है। घर में 3-3 औरतें हैं, लेकिन एक भी ढंग की नहीं। ऐसा गंदा किचन तो वो सामने पीछे में रहने वाले लड़कों की भी नहीं रखते बाबा। मंगला, ये सुबह की थोड़ी सी चाय है, गरम करके दे दूं तुझे? सुबह को खत्म हुए 1 घंटा बीत गया है भाभी, अभी दोपहर का समय है। 4 घंटे पहले की चाय तो मैं अपने घर में भी नहीं पीती। 2 घूंट तो चाय है, फेंक दो ना अब। फेंक दो? क्यों? लाला बहू मुझे दे, मैं पी लूंगी। फेंक दो बोलने में इसका क्या जाता है। और सुन मंगला, तू साबुन थोड़ा कम इस्तेमाल किया कर, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। ये महाकंजूस औरत तो चाय में मक्खी गिरी होती है तो भी उसे चूस कर फेंकती, लेकिन आज मजाल है जो एक बूंद भी बर्बाद करती। काम करके मंगला चली जाती है और रोज की तरह मधु डस्टबिन का कचरा पीछे वाली बालकनी से नीचे सामने वाले मैदान में फेंक देती है। इस चक्कर में बहुत सा कचरा सोसाइटी के कंपाउंड में भी गिर जाता है। ये बालकनी कंपाउंड के पीछे की ओर होती है, इसलिए जल्दी किसी को दिखता नहीं है। भाभी, रोज सुबह कचरा वाला आता है तो फिर आप कचरा उसे न देकर खाली मैदान में क्यों फेंक देती हो? जिनकी जमीन है उन्हें बार बार सफाई करवानी पड़ती है। तू ना ज्यादा ज्ञानी मत बन। तुझे पता भी है कि कचरे वाले के कितने नखरे होते हैं। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग काली पन्नियों में ही चाहिए। पन्नियों के लिए पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? कचरे वाले को महीने के पैसे तो दो ही, साथ ही त्योहार पर कुछ ना कुछ चाहिए इन्हें। तो क्या हुआ, दे दीजिए। वो लोग हमारे ही तो काम करते हैं ना। सोचिए, अगर वो लोग ना हो तो चारों ओर कितनी गंदगी फैल जाएगी, सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा, जैसे अभी हमें घर के अंदर हो रहा है। एक दिन दोपहर को सबके खाने के बाद मधु किचन वैसा ही गंदा छोड़कर सोने चली जाती है। दोपहर को उसकी मम्मी और भाभी नामकरण के फंक्शन का इनविटेशन देने उनके घर आती है। हॉल में सोई मीनाक्षी उठकर दरवाजा खोलती है और मेहमानों को अंदर लेकर आती है। आइए भाभी जी, आओ बेटा। बच्चों, ये अपने कपड़े और सामान उठाकर अंदर ले जाओ। अरे रहने दीजिए भाभी जी, हम सोफे पर बैठ जाएंगे। ठीक है, मैं मधु को बुलाकर लाती हूँ, सो रही होगी शायद। मीनाक्षी के जाते ही मौसमी शीला के कान में फुसफुसाती है। मम्मी जी, कितना गंदा हॉल है। सोफे और कुर्सियों के कवर तो लगता है सालों से धुले नहीं है। कैसी सीलन भरी बदबू आ रही है। दीदी घर साफ नहीं रखती क्या? तुझे मिल गया ना मौका अपनी नंद की बुराई करने का। मधु अकेले क्या क्या करेगी? इन सबको तो पहले से ही गंदगी की आदत है। सिलवटों और मसालों की गंध भरी साड़ी में ही मधु बाहर आ जाती है और माँ और भाभी के गले लगती है। मौसमी तो चुप रहती है, लेकिन शीला से बोले बिना रहा नहीं जाता। ओह, कैसी बदबू सी आ रही है तुम्हारे कपड़ों में से। कैसे रहती हो तुम ऐसे? धीरे बोलो माँ, मेरी सास सुन लेगी। थोड़ा तो इज्जत का ख्याल कर लो। मीनाक्षी बाहर आकर उनके पास बैठ जाती है। बहू, अपनी मम्मी और भाभी के लिए चाय के साथ खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। हम फिर खा लेंगे बहन जी, बहुत जगह पर इनविटेशन देने जाना है ना, खाने बैठ गए तो लेट हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? जाओ मधु, तुम लेके आओ तो बनाकर। हम आपके यहाँ आते हैं तो आप हमें छोड़ती हैं क्या? प्याज के पकौड़े बना लो बहू। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ दीदी। मौसमी भी मधु के पीछे पीछे किचन में आती है और किचन की हालत देखकर बहाना बना देती है। अरे देखो, मैं तो भूल ही गई, आज तो मेरा व्रत है, मैं तो कुछ भी नहीं खा पाऊंगी। आप बस मम्मी जी के लिए बना दीजिए दीदी, मैं आपको प्याज काट देती हूँ। पहले तो प्याज काटने के लिए चाकू ढूंढने की मशक्कत होती है, और जब जंग लगा पुराना चाकू मिलता है तो जूठे बर्तनों के ढेर से एक अदद प्लेट को पाने की हसरत में 1-2 कप के दिल टूट जाते हैं। आप खाली समय में क्या करती हैं दीदी?
मौसमी के तंज को न समझते हुए मधु तपाक से कहती है, अरे फुर्सत ही कहाँ मिलती है, घर के काम ही कितने ज्यादा होते हैं। कितना झूठ बोलोगी दीदी, हॉल और किचन की गंदगी साफ बता रही है कि आप कितनी आलसी हो। मौसमी प्याज के छिलके डस्टबिन में डालने के लिए पैर से ढक्कन खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर चिल्लाकर बाहर भागती है। कचरे से लबालब भरे डस्टबिन के आसपास कम से कम 20-25 कॉकरोच होते हैं। क्या हुआ बहू, चिल्लाई क्यों तुम? चलते हैं मम्मी जी, जल्दी चलते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी पकौड़े मत खाइए, हम बाद में कभी आ जाएंगे। तू आराम से बैठ, शायद तुझे सोनू की याद आ रही है। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, तब रिलैक्स कर लेंगे। मधु इतने प्यार से पकौड़े बना रही है, थोड़ा खाकर चलते हैं ना, मैं अभी आई। शीला वॉशरूम जाती है और वहां पर फैले शैम्पू के खाली पाउच, बालों के गुच्छे और फर्श और दीवारों पर जमी मैल को देखकर सब समझ जाती है और बाहर आकर कहती है, बहन जी हमें चलना चाहिए, घर में बच्चे को नैनी के भरोसे छोड़कर आए हैं ना, शायद इसलिए मौसमी को बेचैनी हो रही है। मैं मधु को बता कर आती हूँ। ये क्या मम्मी, मैंने पकौड़े की तैयारी कर ली और आप बिना खाए जा रही हैं। अभी तो मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूंगी कि एक औरत कितनी सुघड़ है, इसका पता उसके बाथरूम और रसोई घर से चलता है बेटी। अब मैं चलती हूँ। मौसमी और शीला बुझे मन से लौट जाती है। सोसाइटी की मीटिंग। मुझे सोसाइटी में गंदगी की बहुत शिकायतें आ रही है, खासकर सोसाइटी के पीछे वाले हिस्से में हर रोज कचरा पड़ा मिलता है। अब इतने सारे फ्लोर हैं, ना कोई फ्लैट ओनर एक्सेप्ट करेगा और ना ही हम पता कर पाएंगे कि कचरा कौन फेंक रहा है। लेकिन कुछ चश्मदीदों ने गुप्ता जी के परिवार को ऐसा करते हुए देखा है। हम कचरा बिल्कुल नहीं फेंकते हैं, हम इतना कचरा करते ही नहीं है कि फेंकना पड़े, इसलिए हम कचरे वाले को भी कचरा नहीं देते हैं। वैसे तो ये जरा अजीब है कि आपके घर में कचरा नहीं निकलता। हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते प्लीज कचरा इधर उधर ना डालते हुए कूड़ेदान में ही डालें और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। धन्यवाद। सोसाइटी में सभी बस हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। आपके बच्चों ने चिप्स खाकर रेपर गार्डन में फेंक दिए, आपके बच्चे फूल तोड़ते हैं, आपके बच्चे सोसाइटी के कॉमन वॉशरूम में गंदगी करते हैं। अरे बस कीजिए आप लोग, बाकी बच्चे भी तो करते होंगे ना, और हम लोग भी आपकी तरह मेंटेनेंस देते हैं। आप तो हमें ऐसे जता रहे हैं जैसे हम फ्री में रह रहे हैं यहाँ। सबको अंदाजा होता है कि कचरा केवल गुप्ता परिवार ही फेंकता है, लेकिन ठोस सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऊपर से कभी भी अपनी गलती ना मानने वाले इस लड़ाकू परिवार से पंगे भी कौन लेना चाहेगा भला। अब मधु देर रात को सोसाइटी में शांति होने के बाद कचरा पीछे फेंकने लगती है। गुप्ता परिवार में गंदगी और कचरे से आए दिन किसी न किसी की तबीयत बिगड़ी ही रहती है। कंजूसी के कारण अस्पताल न जाकर घर की चीजों से ही इलाज चलता था, लेकिन ये लोग थे कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन दरवाजे की बेल बजती है। जी आप कौन? बेटा घर में कोई बड़ा हो तो बुलाओ उन्हें। दरवाजे पर एक कपल खड़ा होता है, जिनके पहनावे से वो लोग काफी अमीर दिखाई दे रहे थे। अंदर बैठी मधु ये सुनकर अस्त व्यस्त हालत में ही उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जी किससे मिलना है आपको? मैं राधा शर्मा और ये मेरे पति मोहन शर्मा। हमने आपसे फोन पर बात की थी ना शादी के रिश्ते के बारे में। हाँ हाँ आइए अंदर आइए, बैठिए, मैं मम्मी जी को बुला कर लाती हूँ। मधु झट से सोफे और कुर्सियों पर बिखरी चीजें, टी पॉय से खाने की जूठी प्लेट, चाय के कप उठाकर अंदर ले जाती है। तब तक शर्मा दंपत्ति पूरे हॉल का मुआयना कर लेते हैं। ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि शहर के सबसे बड़े किराना मालिक का घर है। छी छी, कितनी गंदगी है। वो उनकी बहू थी कि नौकरानी, समझ में नहीं आया मुझे। इस चिड़िया घर की बेटी को तो मैं अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकता। तभी मधु मीनाक्षी को लेकर हॉल में आती है। आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन बताकर आते तो और अच्छा हो जाता। हमारे घर के जेंट्स भी होते ना सामने, इसीलिए। वैसे पंडित जी ने बताया था हमें कि दोनों बच्चे की कुंडलियां मिल गई हैं और आपको हमारी कुंजन भी पसंद आ गई है। आपकी तरफ से बात बिल्कुल पक्की है। हाँ, लेकिन हम थोड़ा और समय लेना चाहते हैं, फिर आपको बता देंगे। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मधु उनकी हाँ ना का इंतजार किए बिना झट से किचन में चली जाती है और उसे रोकने के लिए रानी उसके पीछे चली आती है और किचन का गंदा हाल देखकर तुरंत लौट भी जाती है। बिना देर किए दोनों पति पत्नी वहां से खिसक लेते हैं। इस तरह एक अच्छा खासा रिश्ता हाथों से निकल जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद बाकी मेड्स की तरह मंगला भी काम छोड़कर चली जाती है। इनके यहाँ अब कोई बाई काम करने के लिए तैयार नहीं होती। मधु और मीनाक्षी जैसे तैसे काम करती है। बस झाड़ू ही लगा ले बहू, पोछा 1-2 दिन छोड़कर लगा लेना। बर्तन बहुत इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें साफ कर ले, बहुत बदबू आ रही है। 2 दिन बाद ड्राई बालकनी की पाइपलाइन अचानक जाम हो जाती है और पूरे घर में गंदा बदबूदार पानी भर जाता है, जिसे बाहर निकालने की कोई जगह नहीं रहती।
मीनाक्षी बहन, तुम्हारे यहाँ से कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या कर रहे हो भाई? मुझे अच्छे से पता है कि ये सोसाइटी वालों की साजिश है। उन्होंने ही हमारी पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ की है। धीरे धीरे बदबू ऊपर और नीचे फ्लोर में भी फैल जाती है और लोग इस बात की शिकायत सोसाइटी ऑफिस में करते हैं। सूरज और सुमित ऑफिस में जाते ही भड़क उठते हैं। उस दिन सोसाइटी मीटिंग में आप हम पर झूठा इल्जाम थोप नहीं पाए ना, इसलिए ऐसा करके हमें परेशान कर रहे हैं। हम इसकी शिकायत नगर निगम में करेंगे। वो जब जांच करेंगे ना, फिर देखना कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुमित जोश में आकर नगर निगम को फोन कर देता है और वो लोग तुरंत आकर इनके घर की पाइपलाइन की जांच करते हैं। सोसाइटी के मेंबर भी मुंह पर कपड़ा बांधकर वहां खड़े होकर देखते हैं। ये देखिए, पानी इस वजह से रुक गया था। पाइपलाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सब तो आपके यहाँ का ही कचरा जमा हो गया है और कोई आपकी पाइप में ऐसा नहीं कर सकता। नगर निगम का कर्मचारी प्लास्टिक की पन्नियां, पेपर, अनाज और सब्जियों के छोटे बड़े टुकड़े, फल और सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक की छोटी छोटी चीजें, शैम्पू और साबुन के पाउच और रैपर, इसके अलावा और भी कई चीजें निकाल कर दिखाता है। भाभी, आप बर्तन धोकर और झाड़ू करके सारा कचरा बालकनी में ही डंप कर देती हो ना? ये उसका ही नतीजा है। क्यों भाई सुमित, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी? दूध का दूध तो पता नहीं, लेकिन पूरा परिवार शर्म से पानी पानी जरूर हो गया है।